बहुत बहुत शुक्रिया। रुहेलखंड की जब हम बात कर रहे हैं, बरेली में मौजूद हैं और यहाँ के लोकप्रिय सांसद हमारे साथ हैं, तो जाहिर तौर पर बात मुद्दों की भी होगी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि संतोष गंगवार जी के दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बरेली का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है और यहाँ पर तमाम उन्होंने राजनीति के उतार चढ़ाव भी देखे और यहाँ तक पहुंचने के लिए किन किन मुद्दों से उन्होंने इस बार चुनाव में रूबरू वो हुए हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कॉन्क्लेव में। शुरुआत इस बात से मैं करूंगी कि हम रुहेलखंड की बात करते हैं और दूसरे चरण की अगर हम बात करें, पहले चरण के मतदान के बाद, तो पिछली बार 55 में से 38 सीटें बीजेपी जीत करके आई थी, लेकिन तब उसके पास ये फायदा था कि सत्ता विरोधी लहर जो थी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, उसका फायदा बीजेपी को मिला था। इस बार आकलन क्या है इन सीटों को लेकर, और क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो इसका कितना नुकसान आपको मिलेगा? मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में आम मतदाता मोदी जी और योगी जी के प्रति अपनी रुचि रखता है और इस बार कौन लड़ रहा है इससे ऊपर उठकर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना भी चाहते हैं और योगी और मोदी जी की फिर से सरकार बनवाना चाहते हैं। संतोष जी, मुद्दे अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें रुहेलखंड में, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं और खासकर किसानों का एक अहम मसला है जिसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश विपक्ष पहले भी करता रहा है और इस बार भी कर रहा है। किसानों का मसला किस हद तक बीजेपी के साथ में खड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि संकल्प पत्र में तो आपने किसानों के लिए बहुत सारे लोक लुभावन वादे और दावे भी पिछली सरकार की तरफ से किए हैं। नहीं, किसानों का मुद्दा हम इतना कह सकते हैं। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, मैं एक बार एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ और हमारे देश के अंदर 80% से अधिक किसान वे हैं जिनकी जोत या जिनकी ज़मीन 2.5 एकड़ से कम है, यानी 1 हेक्टेयर से कम है। तो उनके लिए इसका कोई असर नहीं पड़ता है और केवल थोड़े से किसान, पूरे देश में मुद्दा है भी नहीं, पर भारत सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, और मुझे ध्यान है कि एक बार बहुत पहले आदरणीय चरण सिंह जी आए थे, तो मैं यहाँ पर श्रोताओं, आपके माध्यम से श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा, श्री चौधरी चरण सिंह जी ने बरेली आकर हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से कहा कि ये गलत हो गया कि हमने आज़ादी के बाद ज़मीन की सीलिंग का काम शुरू कर दिया। ज़मीन छोटी होती गई और 50 आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इतने वर्षों में ज़मीन और कम से कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो लाभ की जोत नहीं है, अलाभ कर जोत है। तो इसलिए ये मुद्दा कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा बनाकर काम करते हैं, पर होना ये चाहिए, जैसा कि हमारी सरकार ने कहा भी है कि हम आमदनी दुगनी करना चाहते हैं और ज़मीन के साथ वो काम करना चाहते हैं कि जिससे कि उसकी आय स्वतः बढ़ने का काम हो। तो हमारा मानना ये है कि सोच बदल कर अगर काम करेंगे तो सरकार भी सहयोग करेगी और काम को अच्छी दिशा भी मिलेगी। संतोष जी, आपने क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र किया, तो अब अगर हम उनके ही बात करें, उनके परिवार की, तो उनका परिवार इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें पूरी तरह से वो जाट लैंड माना जा रहा था और इसीलिए जो चुनाव का मुद्दा था वो बाकी मुद्दों से हटकर जाट वर्सेस बाकी लोग, इस मुद्दे पर चुनाव वो लड़ा गया। और पहले चरण के बाद जो समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का कहना है कि बीजेपी को बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले हैं जिस तरह के मतदान हुए हैं। अब आप क्या कहेंगे कि इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर भी मुद्दों से हटकर समीकरण देखने की बात बाकी पार्टियां कर रही हैं, उसका बीजेपी को क्या आकलन दिखाई दे रहा है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं स्वयं भी किसान हूँ और जाट हमारे बरेली जिले में भी है। हमारा मानना है कि सारे जाट खिलाफ हैं, ये कोई विषय नहीं है। कुछ चंद को थोड़े बहुत अपनी बात कहें या किसी क्षेत्र विशेष को लेकर बात कहें, मैं उस विषय पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। पर किसान की मानसिकता क्या है, भूमिका क्या है, मुझे ध्यान है कि मैंने पिछले दौर में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम बरेली में करवाया था। किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। कोई किसान प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है। जो नीति हम लोग अपना रहे हैं, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तो किसान को भरोसा और विश्वास है
कि सरकार सही दिशा में सही कदम उठा रही है और इसका उनको लाभ मिलेगा। तो गन्ना किसानों का मुद्दा जो इतना ज्यादा समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी हर मंच पर जाकर उठा रहे हैं कि उनके लिए ढंग से भुगतान नहीं हुआ, उनके लिए तमाम चीजें नहीं हुई, सरकार को फार्म लॉज जो है वो वापस लेने पड़े दबाव में आकर के, ये तमाम जो मुद्दे अलग अलग मंच से उठाए जा रहे हैं, इसके लिए बीजेपी के पास क्या जवाब? गन्ने के भुगतान ना हो पाने की जिम्मेदार सारी सरकारें हैं। ये पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। पर हमारा मानना है कि अब हम जिम्मेदारी के साथ करें, या तो 14 दिन में भुगतान होगा, नहीं तो उसके साथ ब्याज भी मिलेगा। कायदे में घोषणा पत्र को समझना चाहिए और उसके हिसाब से दल क्या कदम उठा रहे हैं। हम जिस घोषणा पत्र के आधार पर केंद्र में सत्ता में आए और प्रदेश में 5 साल पहले सत्ता में आए, आप अगर उठाकर देखेंगे तो हम उस घोषणा पत्र के अनुरूप काम कर रहे हैं। और अब भी हमने जो घोषणा पत्र जारी करा है, हम उसको भी लागू करने का काम करेंगे, जिससे कि किसान को शिकायत का मौका ना मिले। संतोष जी, कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लग रहा है इस चुनाव में, क्योंकि किसानों वाला मुद्दा आप कह रहे हैं कि वो आपके पक्ष में ही जा रहा है, तमाम विकास की जो परियोजनाएं हैं वो भी बीजेपी गिनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके दम पे आप ये चाहते हैं कि अब जनता एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लेकर के आए? मुद्दा तो हम नहीं बोलते हैं, आम आदमी बोलता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, गुंडा राज उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, अपहरण दलाली का मामला बिल्कुल खत्म हो गया और लोगों को समझ में भी आता है कि हाँ वास्तव में ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और जितना संपर्क मार्ग, जितना यातायात के साधन हमारे प्रदेश में बने हैं, तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप इस ओर ध्यान करें तो वास्तव में अब जिस ढंग से काम हो रहा है और सड़क परिवहन मंत्रालय जिस प्रकार से काम कर रहा है, सबको लग रहा है कि अब सरकार पर भरोसा भी किया जा सकता है, विश्वास भी किया जा सकता है और उसके हिसाब से सरकार काम भी कर रही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कोई मुद्दा नहीं, मैं रोज अभी भी 5-6 गांव से होकर आ रहा हूं, कहीं पर भी कोई ये शिकायत नहीं करता है कि ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। और हम तो अपने जिले के जब विकास की बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कितनी सड़कें, लोग कहते हैं कि इस बार 5 साल में भी विकास के काम दिखाई दे रहे हैं। और हमें लोग धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहाँ तहसील मीरगंज है, मीरगंज में एक नदी रामगंगा नदी पर 5 किलोमीटर के दायरे पर 2 बड़े बड़े पुल 80-80 करोड़ की लागत के बने हैं। और सब ग्रामवासी कह रहे हैं कि साहब ऐसा होता ही नहीं कि राज्य में 5 किलोमीटर के दायरे में पुल बन जाए। तो व्यक्ति बहुत संतुष्ट है, उसे लग रहा है कि विकास के काम की कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम हो रहे हैं और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। तो जो माफिया राज खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले अभी हम बात कर रहे थे इसी मुद्दे पर, तो उसमें समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि बीजेपी जो ये गुंडा राज और माफिया राज खत्म करने की बात कर रही है, चुन चुनकर उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो सिर्फ एक खास वर्ग या संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, और जबकि बाकी जो लोग हैं, चाहे वो पार्टी से जुड़े हुए हों या तमाम जो लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, अपराधी कौन है ये हम तय नहीं करते हैं, ये समझ में आता है और आम आदमी बताता है ये अपराधी है। और हम तो लगातार इतने समय से बरेली में हैं और हम अकेले घूमते हैं और सब वर्गों में जाते हैं। कोई हमको ये नहीं कहता है कि हमें आने जाने में डर लग रहा है या हमें आने जाने में तकलीफ है, कहीं पर कोई लूट हमारे साथ हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, ये कहीं भी सुनाई नहीं देता है। हमारा मानना है कि लोग हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था से बहुत संतुष्ट है। संतोष जी, क्योंकि आपने बरेली का जिक्र किया और आप यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी हैं और आपको यहाँ पर मतलब इस इलाके की छोटी छोटी बारीक से बारीक बात भी पता है और मुद्दे भी पता है। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि आपने इस इलाके की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मुद्दा उठाया था, आपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, तमाम उसमें बातें आपकी तरफ से लिखी गई थी। उन मुद्दों को आपको लगता है कि वो हल हुए और अब आपको संतुष्टि महसूस हो रही है कि वो जो तमाम, मुझे लगता है कि आपने पत्र हमारा पढ़ा नहीं, अगर पत्र पढ़ लेते सवाल आप नहीं करते। संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया था और कुछ और कदम सक्रियता के हिसाब से उठाने के लिए कहा था, कोई आलोचना नहीं थी। हमारा मानना है कि उस दौर में जिस ढंग से लोगों के साथ कुछ अस्पतालों में व्यवहार हुआ उसको हमको देखना चाहिए था और उसको समाधान करना चाहिए था। पर मेरा मानना है कि उस पत्र के ऊपर अच्छी कार्रवाई भी हुई और पूरी, क्योंकि मैंने अब देखा कि बरेली में ही कई स्थानों पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और की दिक्कत होती थी, अब उसके व्यवस्था भी हो गई और एक पूरा उपाय भी अस्पतालों ने करने का काम किया, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा और जो हमने पत्र लिखा था उसको
अच्छे ढंग से कुछ मीडिया ने प्रस्तुत नहीं किया, पर उसमें कोई भी खराब बात हमने नहीं थी, कुछ सुझाव दिए थे ये कदम उठाए और जाएं। संतोष जी, ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि आपने भी जो पत्र लिखा, आपने अपने सुझाव उस पत्र के माध्यम से देने की कोशिश की थी कि क्या क्या सुविधाएं और हो सकती हैं, और जो जो कमियां थी उनको आपने उजागर करने की कोशिश की थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये बात उठ रही है और समाजवादी पार्टी भी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कोरोना के समय में आपकी सरकार ने, चाहे वो केंद्र में हो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात है इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ढंग से जो चीजें पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए थी वो नहीं पहुंचाई और सिर्फ हवाई बातें की, ऐसे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आपकी सरकार के ऊपर। उसके जवाब में ही मैंने इस चिट्ठी का जिक्र इसीलिए किया था कि आपको लगता है कि तमाम चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश हुई थी? मुझे लगता है विपक्ष ये बिल्कुल असत्य बोल रहा है। देश के अन्य राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के काम के तौर तरीके देख लीजिए। और हमारा मानना है कि दुनिया अब मानती है कि हिंदुस्तान ने कोरोना को लेकर जो कदम उठाए वो दुनिया में माने गए, सराहे गए। और इस समय हम जब तीसरे दौर की हम बात कर रहे हैं तो अब हम 160 करोड़ से अधिक लोगों के सिंगल या डबल डोज लगा चुके हैं और हमारे यहाँ किसी को शिकायत नहीं हो रही है, जबकि दुनिया के अन्य देशों में समस्या है और उसका पूरा समाधान नहीं हो पाया। हमें मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के कार्यों को हर तरफ सराहा जा रहा है कि उन्होंने इसका अच्छे ढंग से मुकाबला किया और सही ढंग से हम उसको काम कर रहे हैं, इसमें सही ढंग से काम कर रहे हैं। संतोष जी, इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि इसको भी लगातार अब तक का जितना कैंपेन विपक्ष की तरफ से हुआ है, हर कैंपेन में और खासकर प्रियंका गांधी की तरफ से इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कि आप लोग हमेशा अलग अलग मुद्दों को पर बात कर रहे हैं लेकिन रोजगार के अवसरों पर बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी दूर करने पर बात नहीं कर रहे। जबकि सरकार के आंकड़ों पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो हर घर राशन की सरकार ने लगातार बात की और दिखाया कि किस तरह हर घर पर राशन दिया गया। आपके जो आंकड़े हैं उन्हें झूठे साबित करने की जो कोशिश है और खासकर ये बताने की कोशिश है कि आप लोग सिर्फ बयानबाजी ज्यादा कर रहे हैं, हवाई नारे ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो रोजगार के अवसर हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा अब जो ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, हमारा सीधा कहना है कि रोजगार की दिशा में कोई कमी नहीं आ रही है। हम अब और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और ये लोगों को मानना है कि जहाँ के रोजगार का संकट आया है वहाँ पर हम 80 करोड़ से अधिक लोगों को पिछले 1 साल से मुफ्त राशन दे रहे हैं और आगे भी देंगे। समस्या नहीं आएगी, कहीं पर भी कोई समस्या भी नहीं आती। और मैं श्रम कानून मंत्री रहा हूं तो मैं इससे खूब वाबस्ता हूं, जानता हूं और लोगों से मुलाकात मेरी होती है, पर यह शिकायत किसी ने नहीं की। कुछ स्थानों पर जहां पर लोग नौकरी से निकाले गए उनको हमने एक सहायता पहुंचाने का काम करा, उनको हमने नई नौकरी मिलने तक उनको कुछ सहायता राशि भी दिलवाने का काम किया जो दी जाती रही। और ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है, कोई स्थायी रूप से निकाला जा रहा है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गई विकास की बात जो कि संतोष जी हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा अब बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से धर्म और जाति, क्योंकि जिस इलाके में हम बैठे हैं और जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहां पर ये फैक्टर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और इसीलिए इस कैंपेन में हमने जो कि खत्म हो रहा है आज दूसरे चरण का, उसमें देखने में यही आया कि लगातार जो है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश की गई, ध्रुवीकरण की राजनीति दिखाने की कोशिश की गई और चुनाव एक तरीके से विकास से हटकर ध्रुवीकरण पर आ गया। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानेंगे? ना, हम तो बरेली जिले की बात करते हैं। हम जहां भी जाते हैं तो वहां लोग विकास की ही बात करते हैं, कोई हम अपीजमेंट या ध्रुवीकरण की बात नहीं करते हैं कि हम किसी की इस ढंग से बात नहीं करते हैं कि हम आपको खाम में सांत्वना दे रहे हैं। हमारा मानना है कि बरेली वासी हमको अच्छी तरीके से जानते हैं और ये भी जानते समझते हैं कि भाई जब जिस क्षेत्र में हम जाते हैं लोग हमको सब अच्छे तरीके से परिचित है, समझते हैं, जानते हैं। उन्हें लगता है कि अपीजमेंट का काम नहीं करते हैं, ये ठीक बात करते हैं, सीधी बात करते हैं और विश्वास की बात करते हैं और काम कराने की बात करते हैं। मुझे लगता नहीं कोई ऐसी कोई संकट है। तो आपको नहीं लगता कि काम से हटकर और कोई नारेबाजी हो रही है? मैं तो जहाँ कहीं जाता हूँ, मैं तो बहुत घूमता हूँ, मुझको जानकारी नहीं मिलती है। तो फिर जिस तरह से हिजाब का मुद्दा हो वो उठाने की कोशिश हो रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी जवाब दिया गया है कि देश जो है वो संविधान के आधार पर चलता है, शरीयत कानून के हिसाब से नहीं चलता। इस तरह के जो बयान और जवाब आते हैं वो कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं इस चुनाव को? नहीं, हमारा मानना है कि इसमें
हस्तक्षेप कितना करना चाहिए, पर 3 तलाक का जो मुद्दा आया, मुस्लिम महिलाओं ने उसको पसंद किया, अप्रिशिएट किया, और वो समझती है कि दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों में इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। तो हम ऐसा कोई काम थोपना नहीं चाहते हैं, पर हम जो सही है, जिसे लोग स्वीकार कर सकते हैं, उसको करवाना चाहते हैं। और ये विषय उन लोगों के बीच में है कि जिनको लगता है इसका सीधे लाभ हमको मिलेगा। तो हमें मानता है इसको मुस्लिम महिलाएं अप्रिशिएट भी कर रही हैं और पसंद भी कर रही हैं। आपके साथ है मुस्लिम महिलाएं? आपके साथ है? हम तो, हमारे साथ तो सब है। नहीं, क्योंकि महिला वोटरों को लुभाने के लिए इस बार सारे पार्टियों ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, और घोषणा पत्र में चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तो वो लड़कियों के लिए शिक्षा की बात हो, या स्कूटी देने की बात हो, लैपटॉप देने की बात हो, आरक्षण देने की बात हो, ये तमाम जो वादे हैं महिला वोटर को ध्यान में रखते हुए किए गए। इसकी एक खास वजह संतोष जी ये भी हो सकती है कि महिला वोटर जो है, पिछली बार बीजेपी के साथ जमकर एक तरीके से बम्पर वोटिंग जो थी वो महिला वोटरों ने आपके पक्ष में की थी। क्या अब उस वोट बैंक को खींचने के लिए सभी पार्टियां आपसे लगी हुई हैं? नहीं, हम चूंकि बरेली से वास्ता रखते हैं और बरेली में मुस्लिम समुदाय के लोग अच्छे संख्या में रहते हैं, उन सबकी सहानुभूति व्यक्तिगत हमारे साथ है, इसलिए हम इस विषय पर विचार नहीं करते हैं। और हमें मानते हैं कि हम जहां भी जाते हैं, चाहे महिला हो, मुस्लिम चाहे पुरुष हो, सब हमारे प्रति अच्छा भाव रखते हैं। तो इसलिए हम उनसे बात भी करते हैं, जो सुझाव वो देते हैं उसको अमल भी करने का काम करते हैं। इसका कोई उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हमारा मानना है कि निश्चित रूप से मुस्लिम समाज जो है वो मोदी जी पर भी भरोसा कर रहा है और योगी जी के कामों को भी पसंद करता है कि वो अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। एक और जो है मुद्दा उठ रहा है वो है महंगाई का मुद्दा, जिसको अलग अलग मंच पे सारे पार्टियां उठा रही हैं, और उनका कहना है कि महंगाई जिस तरह से इस सरकार में आसमान छू रही है, उससे उतनी महंगाई कभी पहुंची नहीं थी। महंगाई के मुद्दे पर और खासकर किचन जो कैबिनेट चलती है उसके मुद्दे पर, दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता नहीं, क्योंकि हम तो महिलाओं से भी मिलते हैं, बात करते हैं, कोई महंगाई के प्रति किसी को कोई अप्रसन्नता हो, पर सबको लगता है कि जैसे सरकार हमारी आमदनी बढ़ाने का काम कर रही है, तो कुछ थोड़ा बहुत 19-20 फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो हमारा मानना है कि महंगाई कोई विशेष मुद्दा नहीं है। महंगाई विशेष मुद्दा नहीं है, तो इसका जवाब आप, मतलब जब पूछा ही जा रहा है लगातार इस पर, तो आप अपने काउंटर अब विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना होगा, विपक्ष के बाद पूछने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ऐसी बातों को निकालेंगे जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ हमने सवाल करा। पर जब हम ध्यान करेंगे 25 साल पहले महंगाई बाकी चीज़ों का दर क्या था और अब क्या है, तो हमेशा इस दौर में बदलाव आता रहता है। इस समय देश की जनता, उत्तर प्रदेश के मतदाता संतुष्ट है, और वो ये मानते हैं कि वास्तव में सरकारें सही ढंग से अच्छा काम कर रही हैं, उनके हित का काम कर रही है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। संतोष जी, मैं ऑडियंस से सवाल लूं, एक सवाल मैं आपसे उससे पहले जरूर जानना चाहूंगी कि आपको क्या वजह लग रही है कि अगर हम इतिहास देखें उत्तर प्रदेश का, तो 3 दशक से ज्यादा समय हो चुका है जबकि कोई भी सरकार दोबारा से रिपीट नहीं हो रही है। बीजेपी इस रिकॉर्ड को चेंज कर पाएगी या इतिहास को बदल पाएगी, ऐसा क्या आपको लग रहा है खूबी इस बार के चुनाव में कि बीजेपी? हम आपके सामने बैठे हैं, हम 8वीं बार लोकसभा में चुनकर आए हैं बरेली से, इसलिए कोई ये लोगों ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, तो वैसी उत्तर प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी पर विश्वास व्यक्त कर रहा है, और उसका मानना है कि इनको ही फिर से आना चाहिए। फिर से आना चाहिए। ऑडियंस से मैं सवाल लेना चाहूंगी, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है। जी, वहां माइक दे दीजिए। हेलो। हाँ जी, हमने सभी पार्टियों के घोषणा पत्र और संकल्प पत्र को देखा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर इस चुनाव में चर्चा बहुत कम है, और बरेली उत्तराखंड के निकट है। औद्योगिक विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या विशेष करेगी, इस पे हम आपके विचार चाहेंगे, क्योंकि बरेली में रबड़ फैक्ट्री जैसी जगह है। हमारे साथी ने जो बात कही है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। बरेली उत्तराखंड का गेटवे कहलाता है,
बरेली एक ऐसा शहर है जहां पर औद्योगिक विकास अच्छा होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि बरेली के अंदर एक 1400 एकड़ जगह पर सिंथेटिक्स केमिकल्स नाम की फैक्ट्री थी जो 20 साल से बंद है। पर बीते वर्षों में जो सरकारें रहीं उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब पिछली सरकार को हम संपर्क कर चुके हैं और वो 1400 एकड़ जगह जो है वो बिल्कुल इस समय खाली है, सरकार के में वेस्ट हो रही है। और सरकार का मानना है कि हम यहाँ पर कोई अच्छा उद्योग धंधा लगाएंगे और हमारा आने वाले समय का प्रयास ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हो, उसमें बरेली को प्राथमिकता मिले। और हम बरेली वासी हमारी बात अगर जो सुन रहे हैं निश्चित रूप से इस बात को समझते हैं। एक तो हमने पहला एक काम ये किया, जो पुरानी फैक्ट्री में जो कर्मचारी थे उनके सारे अवशेष देहों का भुगतान हो गया है, कोई रह नहीं गया है। पर अब नए जमीन पर अच्छा उद्योग लगे, इसके लिए सरकार के साथ हम प्रयासरत हैं और जल्दी ही इसका एक अच्छा परिणाम मिलेगा। बहुत शुक्रिया संतोष जी, और यही आपकी खूबी भी है। और आपने जिस तरह से बताया अभी बरेली के विकास को लेकर किस तरह से आप लगातार इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, और हर वो मुद्दा चाहे सरकार को जागरूक करने का हो या सरकार को जताने और बताने का हो, वो सब आपने मुद्दे यहाँ से उठाने की कोशिश की और आपने बहुत बेबाकी से हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस धन्यवाद देना चाहूँगा कि बरेली में कॉन्क्लेव आपके द्वारा करवाया गया और इस आपके माध्यम से बरेली वासियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत जागरूक हैं। कल इतना अच्छा रोड शो हुआ जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे। जो भी बातें आप बताएंगे उसको एक सही माध्यम से सही ढंग से उठाने का हम लोग काम करेंगे और आपको शिकायत का मौका ना मिले, ये हमारी चिंता और जिम्मेदारी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।